अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पिछले 2-3 दिन से हम एक ख़ास टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वो जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था और फिर उसके बारे में जो ओबामा की जो बुक आई है, उसमें उन्होंने ज़रदारी साहब के रोल के बारे में लिखा और उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर लिखा कि जब एबटाबाद का ऑपरेशन हुआ, तो फिर ज़ाहिर है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक कंसोल करने के लिए फ़ोन्स करने थे मुख्तलिफ लोगों को और फिर उसमें से ज़रदारी साहब को भी करना था। तो वो कह रहे थे कि मुझे बहुत फ़िक्र लाहक थी कि मैं जब ये ज़रदारी को फ़ोन करूँगा, तो वो बहुत ही मुश्किल फ़ोन होगा। वो बहुत आगे से रिएक्ट करेंगे जी कि आपने बड़े हमारे तबाही फेर दी है, हमारे मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर दिया है। लेकिन वो कहते हैं कि इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी सॉफ्ट कॉल। बहुत ही ईज़ी कॉल हुई क्योंकि उसे उन्होंने बजाए इसके कि वो एहतजाज करते, उन्होंने कहा जी मुबारक हो, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और ये हमारे लिए भी बड़ा अच्छा हो गया कि चलें, यू जस्ट टूक हिम आउट। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, उसका और फिर उसके बाद होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं, उसका तज़िया करेंगे। इस ऑपरेशन का भी ज़रा थोड़ा-सा तज़िया करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये ऑपरेशन था क्या? उसामा बिन लादेन का जो मसला था, वो क्या हुआ? क्या वो वहाँ पे था भी या नहीं था? और अगर था, तो फिर इन्होंने बताया क्यों नहीं? और अगर नहीं था, तो तब क्यों नहीं बताया? तो ये बहुत से क्वेश्चन्स हैं और ये भी एक क्वेश्चन है कि टाइमिंग के हवाले से कि ज़रदारी साहब को फ़ोन जो है, वो ऑपरेशन से पहले आया या बाद में आया? कुछ लोग ये कहते हैं कि उससे पहले ही आया था। और फिर ज़रदारी साहब का दूसरे दिन जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छप जाना। ये भी अजीब से वाक़यात हैं जिनका ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं इंग्लैंड से जनाब डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, हमारे दोस्त और सीनियर जर्नलिस्ट लंदन पोस्ट के साथ अटैच्ड हैं। उनके लिए बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। डॉक्टर शाहिद अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको और आपके नाज़रीन को। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर शाहिद। आप किस तरह देख रहे हैं ओबामा की बुक से ज़रा शुरू करते हैं। ओबामा ने जो लिखा है उसका और ज़रा थोड़ा-सा बताएँ कि आप इंग्लैंड में बैठ के क्योंकि आपके साथ तो ज़ाहिर है इंग्लैंड के लोगों का भी राब्ता रहता है। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को? देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो सिविलाइज्ड मुल्क हैं, उनमें हर एक खबर की उसको लीक करना, ये बुक तो बहुत अरसे पहले उन्होंने लिख दी थी, हुँ, लेकिन उसकी जो ओवरऑल लॉन्च है, यानी इस वक्त वो फ्री अवेलेबल है, ऑनलाइन लोग हाँ, उसको शेयर कर रहे हैं, वो हाँ, बड़ी इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कुछ इस बारे में हिंट दिया था कि वो कोई ऐसी चीज़ें हैं उनके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, उन्होंने वादा किया था कि मैं 9/11 के जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने लेके आऊँगा, वो नहीं लेके आए वो सामने। हाँ, तो ये उसमें ओसामा बिन लादेन जो है वो मेन कैरेक्टर है 9/11 के, जो पूरा टेररिस्ट इंसिडेंट है। और उसमें जो फिर अमेरिका की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का जो फेलियर है, इंक्लूडिंग एयरफोर्स और सीआईए और एफबीआई, वो सब के सब फेल हो गई, 15 की 15 एजेंसीज। और वो हमला हो गया और 3,000 बंदा जो है वो अमेरिका का जो है वो उस वक्त मारा गया उस 9/11 के इंसिडेंट में। और उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हो गया वॉर ऑन टेरर के नाम से, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ साहब को फ़ोन किया और जनरल मुशर्रफ साहब ने भी वही कॉलिन पावेल के फ़ोन में जवाब दिया जो ज़रदारी साहब ने ओबामा के कॉल के जवाब में कहा। वो उन्होंने कहा कि जैसे वो कहते हैं कि जंप पे तो यू हैव सेड हाउ हाई काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बोथ प्रेसिडेंट मुशर्रफ एंड ज़रदारी हैड with Colin Powell and प्रेसिडेंट ओबामा। जहाँ तक मैं क्विकली इस वाक़ये की तरफ आऊँगा, क्योंकि मैंने 2008 में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें हमने ये कहा था कि भई बेनज़ीर भुट्टो जो थीं वो, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन जो है वो 2008 2002 में वो ही वाज़ किल्ड ऑलरेडी। और ये वो बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड अवेलेबल भी है और सारे लोगों। और उसके बाद ये सिलसिला खामोश हो गई, उसके बाद उन्होंने कोई भी बात नहीं की। फिर दोबारा जब इसको पाकिस्तान के उन्होंने फाटा में उन्होंने कहा कि जी ओसामा बिन लादेन फाटा में है, तो हम फाटा में ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने कहा जी हक्कानी नेटवर्क के पास है। पाकिस्तान को कहा कि जी तो आप हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन करें। तो उस वक़्त का जो नेटो कमांडर था, उसने ये कहा था कि हमें अफ़गानिस्तान में को स्टेबलाइज़ करने के लिए तकरीबन 5 लाख बूट्स ऑन द ग्राउंड
सोल्जर्स की जरूरत है, जबकि उनकी टोटल स्ट्रेंथ उस वक्त 130,000 के करीब थी। तो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर साहब उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब होते थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, वो यहाँ तशरीफ लाए। तो IISS जो थिंक टैंक है वहाँ पे एक प्रोग्राम था, तो मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से ये रखा उनके सामने ये मामला कि भाई वो नेटो फोर्सेस तो कह रहे हैं कि अगर 5 लाख बंदा हो तो फिर वो अफगानिस्तान को स्टेबलाइज कर सकते हैं, जबकि नेटो वाले कह रहे हैं कि हम आपके फाटा में भी आना चाहते हैं, वजीरिस्तान में भी हम ऑपरेशन करना चाहते हैं उसामा बिन लादेन की तलाश में। तो मैंने कहा अगर हाँ। ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं तो फिर आने दें उनको, वो तो उनको ताकि अंदाजा हो जाए अपनी जो है वो। लेकिन उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था अमरीकनों का, वो ये था कि उन्होंने इस जंग को पाकिस्तान के अंदर लेके आना था, जबकि वो ऑलरेडी उसको ला चुके थे ब्लैक वाटर की शक्ल में। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो हो रही थी, इंडिया हाँ, जो दहशतगर्दी कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, तो वो बहुत बड़े लेवल। उसमें जो मिलिट्री लॉसेस हो रहे थे, जो सिविलियन लॉसेस हो रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस हो रहा था। और मुझे याद है कि 2010 के अंदर जो एक US सेंट्रल कमांड ने एक रिपोर्ट शाया की थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी एयर स्ट्राइक्स की वजह से, एयर ऑपरेशंस की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को $10 बिलियन के करीब नुकसान हुआ है। तो खुद उस पे एडमिट किया। मैंने ये जी सेंट्रल कमांड की अपनी रिपोर्ट थी, और मैंने जो मुशर्रफ साहब के ज़माने के जो वजीर खारजा थे शाह में खुर्शीद कसूरी साहब, खुर्शीद खुर्शीद कसूरी से। कसूरी साहब से मैंने यहाँ लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई एम्बेसी में। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा भाई $10 बिलियन का तो अमेरिकन खुद जो है वो मान रहे हैं कि इतना नुकसान हो गया पाकिस्तान की इकोनॉमी को, तो आपने इस बारे में अमेरिका के सामने क्या मुतालबात रखे कि हमें कैसे कंपनसेट करेंगे। तो वो जो खुर्शीद कसूरी साहब का जो अपना जो स्टाइल है, वो बड़ा हम्म। मतलब एक नॉन सीरियस, मैं तो उसको कहूँगा हम्म। कि भाई और फिर वो कहने लगे जी वो हमने, अब मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात तो नहीं बताना चाहता कि मतलब ये है कि पाकिस्तान ने उस इशू को, जब वो खुद मान रहे थे कि हमने $10 बिलियन का पाकिस्तान की इकोनॉमी का नुकसान हुआ है हमारे वो साथ भी नहीं। ऑपरेशन को ज्वाइन करने में हम्म। 2002 ऑनवर्ड, और इन्होंने, पाकिस्तान ने उसको परसू नहीं किया। फिर दूसरा मामला था, मैं वेरी क्विकली मेंशन करूं, वो था अफगान हम्म। रेफ्यूजीज का। तो जो हम्म। कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स आती रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको हर साल यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर को एक रिक्वेस्ट पे एग्री करना पड़ता है कि हम अफगान रेफ्यूजीज को अपने मुल्क में रखने के लिए रिपेट्रिएट। तैयार हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी जब सरताज अजीज से बात हुई, जो नवाज शरीफ साहब के खारजा। वजीर खारजा तो नहीं थे, लेकिन वो एडवाइजर टू फॉरेन एडवाइजर टू द मिनिस्टर प्राइम थे। मिनिस्टर। तो, जी, तो मैंने उनसे बात हुई, मैंने कहा भी आपने 30-35 लाख अफगान रखे हुए हैं यहाँ पे, जंग भी कर रहे हैं आप उनके लिए, तो आपने तो इस इशू को उठाया नहीं इंटरनेशनल फोरम पे कि आपकी वजह से आपको क्या हेल्प आ रही है। तो कहने लगा जी द हेल्प इज वेरी लिटल। ये उन्होंने IISS के अंदर मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए की। हम्म। तो जो नजर आई ठीक। मुझे चीज, वो ये थी कि पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट थी, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट थी, वो बड़े उनका कंप्लिसिट और एक रवैया था कि वो, उन्होंने जो उनके अपने नुकसानात हो रहे थे उसकी तरफ उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी उस इशू को तो उठाने क्या में समझते या हैं आप, क्यों उसको। नहीं की? उसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों नहीं की? देखें, उसकी वजह यह है कि इस वक्त जब हम 2020 में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिकॉर्डेड फिगर्स मौजूद है उसमें 22,500 के करीब पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट और ऑफिसर्स, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, सेक्रेटरी लेवल तक के ऑफिसर्स जो हैं वो, उनके पास ब्रिटिश है, अमेरिकन ग्रीन कार्ड है, उनके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है, उनके पास न्यूजीलैंड के लोग हैं। तो जब एक ब्यूरोक्रेट की लॉयल्टीज ही पाकिस्तान के साथ नहीं होंगी, तो वो तो इस तरह के कंट्रोवर्शियल और जो टिची टची जो सब्जेक्ट होगा उसको वो कैसे रेज करेगा तो आप समझते हैं इंटरनेशनल फोरम कि के इतने ऊपर। जो 22,000 के करीब जो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने ग्रीन कार्ड लेने के लिए और अमेरिकन सिटीजनशिप लेने के लिए अपने आप को बेच दिया या मुल्क को बेच दिया? वेल, लगता अगर आप एक मुल्क के साथ लॉयल हो, जैसे बरतानिया में रूल ही है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि यहाँ पे अगर पुलिस में या MI5 में भर्ती हो ना, तो उसका एक स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी प्रोसीजर है जो उसको करना पड़ता है। इस वक्त पाकिस्तान के बड़े सीनियर पुलिस अफसर जो है वो बरतानवी शहरी हैं, उनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है। और तो जब ऐसी ब्यूरोक्रेसी होगी, हम्म। आपके पास मिलिट्री का तो नहीं मुझे पता, लेकिन जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के जो हमारे पास जो रिकॉर्ड आया है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर,
उसमें तो बेशुमार अफसर ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों डुअल की सिटीजनशिप है, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक उनकी ठीक फैमिलीज बाहर हैं, और तो ठीक जो है। क्वेश्चन ये आता है कि वो उनको कैसे अफोर्ड कर सकता है, एक आम सिविल सर्वेंट ऑफिसर जो है अपनी तनख्वाह में हाँ अपने बच्चों को कैसे बाहर रखेगा, कैसे पढ़ाएगा उसको। मैं इस पे एक्सपैंड करूंगा लेटर ऑन में, कमिंग हाँ, बैक टू लेकिन दी लेकिन मेरा ख्याल है कि जो के लेट्स बारे में लेट्स जो गेट बैक टू प्रेसिडेंट ओबामा ने एबटाबाद जो ऑपरेशन जो है, जिक्र किया। एबटाबाद तो जिस ऑपरेशन वक्त जो ये है उस पे ऑपरेशन जरा। हो रहा था उस वक्त हाँ अमेरिका में, जी, गो अहेड। उस वक्त अमेरिका में 1 मई थी, जो टाइम डिफरेंस था उसके मुताबिक हाँ अमेरिका में उस वक्त 1 मई थी, और पाकिस्तान में 2 मई जो थी वो शुरू। हम्म, तो जब ये इन्होंने ये जो ऑपरेशन किया वहां पे, और वो सक्सेसफुल उन्होंने कहा, और फिर वो एयरफोर्स के चीफ को भी उन्होंने जगाया रात को सोते हुए, और वो सारी हिस्ट्री का आपको पता है, प्रेसिडेंट जरदारी साहब सो रहे थे उस वक्त। तो ये सारा जो मामला है बड़ा मिस्टीरियस सा और एक डॉजी किस्म की जो है वो स्टोरी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं दी द बॉक्सेस आर नॉट एडिंग अप, द स्टोरी इज नॉट एडिंग अप, जो उसको कहते हैं द डॉट्स आर नॉट कनेक्टिंग, जिसको हम कहते हैं। तो जब एक आदमी जो है जिसको 2002 में ये क्लेम किया गया है कि वो बंदा मर चुका है, और 2011 में उसको क्लेम किया जा रहा है कि उसको हमने दोबारा मार दिया, फिर उन्होंने उसकी बॉडी भी नहीं दिखाई, उसका फ्यूनरल भी नहीं दिखाया, उसको उसके साथ उन्होंने कैसे किया, हालांकि कीपिंग इन व्यू द अमेरिकन, ये तो सद्दाम हुसैन को जब इन्होंने गिरफ्तार किया था, हाँ, उस पूरा होल से जब फैंफेयर क्रिएट निकाला हुआ। था, रैबिट हॉल से जब निकाला था, तो इन्होंने उसकी पूरी दुनिया में तशहीर की, उसको ना सिर्फ निकालने की, बल्कि जब उसको फांसी दी गई उसकी वीडियो तक इन्होंने लीक कर दी थी वहां पे पूरी हाँ हाँ दुनिया के सामने, कि उसको फांसी में उसने क्या कहा। तो एक एक ऐसा आदमी जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नंबर 1 एनिमी था, जिसको उन्होंने खुद कहा, वो उसको इन्होंने जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कर लिया है, और उसके बारे में इन्होंने उसकी तस्वीर भी नहीं जो है वो जारी की। हम्म, तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है अभी 2020 के अंदर, ये थी कि वो उसामा बिन लादेन का हो सकता है कोई बेटा हो वहां पे, जिसका हम्म, डीएनए मैच हो गया हो उसके डीएनए के साथ ऑब्वियसली, और फिर वो शकील अफरीदी का वो सारा जो मामला था। हाँ तो हाँ मैं ये नहीं मेरे जाती ओपिनियन ये है, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, और इन इश्यूज पे मैं लिखता भी रहता हूँ। मैंने 2009 में किताब लिखी थी, वॉर ऑन टेरर एंड सीज ऑफ पाकिस्तान। तो जो मुझे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का जो अंदाजा है, कि जो एक एसएचओ होता है, एक एसएचओ के पास पूरे इलाके की खबर होती है, हम्म, उसको पता होता है कि मेरे इलाके में कितने जुए खाने हैं, कितने शराब बेचने वाले हैं, कितने ड्रग डीलर्स हैं, कितने जजेस हैं, कितने जर्नल्स हैं, वो उसके पास मुकम्मल रिकॉर्ड होता है। ये एक पुलिस का एसएचओ है। फिर आप सीआईडी को ले लें, फिर स्पेशल ब्रांच को ले लें, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो को, फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस, क्योंकि वो एबटाबाद में मिलिट्री अकेडमी के नज़दीक ही ये जगह थी, फिर आईएसआई, ये सारी एजेंसीज को अगर आप मिला लें, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि इनमें से किसी को नहीं पता था कि इस घर में कौन रहता है, कौन इस घर रहता में है? क्या हो रहा है, हम्म, और हम्म, इस घर के जो मकीन है उनकी क्या एक्टिविटी। बड़ा उस जमाने में जो वॉर ऑन टेरर थी वो बहुत ज्यादा हाइप पे थी, और एवरीबडी वाज ऑलमोस्ट वेरी अलर्ट, स्पेशली इन सिक्योर्ड एरियाज। और हम्म, एबटाबाद का जो एरिया था वो तो बहुत ही ज्यादा सिक्योर था। तो सिक्योर जो था। बहुत सारे लोगों का जो एनालिसिस है इस बारे में वो ये है कि प्रेसिडेंट ओबामा को जो अगली दफा उन्होंने सेकंड टर्म मुकम्मल करनी थी, और हम्म, उसके लिए प्रेसिडेंट ओबामा की जो है ना एज ए वॉर प्रेसिडेंट और एज ए सक्सेसफुल पर्सन उन्होंने डिक्लेयर करना था। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि लो जी, हमने आपका जो अमेरिका का जो एनिमी नंबर 1 है, हमने उसको मार दिया है, मार और दिया। अब किताबें बंद है, एंड द चैप्टर इज क्लोज। ठीक है, हालांकि तो ये बेसिकली उन्होंने आप ये कह रहे हैं पूरे कि ये क्लोजर करने के लिए उन्होंने ये सारा एक्शन लिया। जी क्लोजर करने के लिए, बल्कि एक जो जो मुल्ला उमर की जो डिमांड थी वो ये थी कि अगर आप ये समझते हैं कि ओसामा बिन लादेन 9/11 में इन्वॉल्व है, तो आप उसके खिलाफ हमें सबूत दें। अमेरिका की किसी अदालत में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चला। हम्म, 9/11 कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी कोई ये जिक्र नहीं है कि कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुआ हो, और केसेस तो एब्सटेंशियल में भी चलाए जा सकते हैं। अगर ओसामा बिन लादेन नहीं भी अवेलेबल था, तो एब्सटेंशिया के अंदर किसी अदालत में अमेरिका केस दाखिल कर देता, और वहां पे वो उसके खिलाफ मुकदमा चलाते और उसको सजा देते।
जैसे उन्होंने बहुत सारे मौके पे किया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे लिए सवाल पैदा होता है अ, कि ऐसा पाकिस्तान की सॉइल पे क्यों किया गया? तो जो मुझे समझ में आती है बात, कि अभी रिसेंटली कुछ साल पहले एक अफ़गानिस्तान का एक कमांडर था तालिबान, अफ़गान तालिबान का एक कमांडर था जो ईरान से पाकिस्तान आ रहा था और वो हाँ, ईरान में कुछ अरसे से रह रहा था और जब उसको हिट किया अमेरिकन ड्रोन ने, वो उस वक़्त हिट किया जब वो पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल हो चुका था। दाखिल होने के बाद, हाँ। वो लीडर था उस इनका। पे जब रिसर्च हुई, तो उस पे पता चला कि उसके पासपोर्ट की कॉपी जो थी वो उन्होंने अमेरिकनों को दे दी थी, जिसमें वो चिप लगी होती है, उससे उन्होंने उसको ट्रेस किया। वो सारी साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की चीज़ें थी। लेकिन इसके बावजूद जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि तालिबान ने उस इस वाक़ये के बावजूद पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया कि ये पाकिस्तान की सॉइल में ऐसा हुआ है। हालाँकि अगर उसको मारना होता तो वो ईरान में भी मार सकते थे। ईरान में भी मार लेकिन सकते उन्होंने थे, हाँ। वेट किया कि वो इधर आए तो फिर हम उसको मारते। अब जो उसामा बिन लादेन के ये जो एबटाबाद में उन्होंने किया, उसकी जो चीज़ें समझ में आती हैं, उसकी मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन एक डायमेंशन ये थी कि वो कहीं अफ़गानिस्तान के इतना बड़ा अफ़गानिस्तान है, कहीं भी ऑपरेशन कर सकते थे इस तरह का और वो कहते थे कि जी हमने उसामा बिन लादेन को मार दिया, फलाँ जगह पे हमने बमबारी की, बंदा मर गया। लेकिन उन्होंने वो उसके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर किया क्योंकि जो उसकी इम्प्लीकेशंस थी, हुँ, अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये कह देती कि जी हम हमें पता है इस ऑपरेशन का और हमें हमारे साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ ये हुआ है, हुँ, तो फिर अल-कायदा ने पाकिस्तान को टारगेट नंबर 1 बना लेना था कि जी ये हमारे चीफ को मारने में पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान हुँ, के जो इदारे हैं, ये लोग इन्वॉल्व। जबकि बहुत सारे लोगों का व्यू ये था कि हम पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान के जो मुहिब वतन लोग हैं, वो अमेरिका की इस जंग में शरीक नहीं है, बल्कि जो एक सुपर एलीट है मुशर्रफ की शक्ल में, फिर ज़रदारी और फिर ये नवाज़ शरीफ की शक्ल में, ये लोग अमेरिका के एजेंडे पे चल रहे हैं और ये लेकिन लेकिन इनकी शायद मजबूरियाँ ये ज़्यादा जो हैं, वरना आम आदमी की क्या मजबूरी होती? उसामा का जो ऑपरेशन है, इस पे मैं समझता हूँ ज़रा थोड़ा-सा फोकस करते हैं कि इसमें आपको कॉम्प्लिसिटी पाकिस्तान की नज़र आती है, पाकिस्तानी इदारों की नज़र आती है, ज़रदारी साहब की नज़र आती है। क्या हुआ क्या? क्यों नहीं आज तक वो रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की गई? देखिए, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है पाकिस्तान का। कि अगर वो उसको रिपोर्ट को जब तक वो रिपोर्ट उसको ज़ाया नहीं करेंगे, मैं और आप बैठ के मुख्तलिफ थियरीज़ और मुख्तलिफ असम्पशन्स देते रहेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर जब प्रेज़िडेंट ओबामा ने अपनी किताब में ये लिख दिया है कि इनका जो है वो क्या रोल है और कोंडोलीज़ा राइस ने भी अपनी किताब में ज़िक्र किया है कि किस तरह उसने मुशर्रफ के साथ बेनज़ीर की मुलाकात करवाई और इनको एनआरओ जो है वो दिलवाया। तो इससे लगता है कि पाकिस्तान की जो सारी एलीट है अक्रॉस द बोर्ड, उसमें जनरल्स भी हैं, उसमें जजेस भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, उसमें बिजनेसमैन भी हैं। ये सारे के सारे इनकी दुनिया और है और जो बाकी रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है, उनकी दुनिया और है, उनके मसाइल और हैं। वो अब मेरे ये आपसे कल डिस्कस कर रहा था इस पे कि भई जो अ, हमें ये फैसला करना है कि क्या अमेरिका हमारा दुश्मन, हम अमेरिका के नॉन नेटोज़ अलाई हैं। हम अमेरिका की हाँ, हमारा ताल्लुक क्या है? पॉलिसीज़ में वॉर ऑन टेरर में उसके साथ हैं। हमने हुँ, उसके लिए अपनी पूरी नेटो सप्लाइज़ के लिए हमने अपना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करवाया। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, हज़ारों कंटेनर्स हमारे ब्रिजेज़ से, सड़कों से गुज़रे, उनका बेड़ा गर्क कर दिया सड़कों का। हमने उससे कोई पैसे नहीं लिए और वो जो छोटे से पैसे कोalition सपोर्ट फंड की थे, उसमें भी शक्ल में भी देते थे। तो वो भी वो पूरे नहीं दिए। मैंने एक एनालिसिस किया था कहीं पे कि अमेरिका का एक फ़ौजी जो है वो कितनी कॉस्ट करता है और पाकिस्तान का एक फ़ौजी 1 साल में कितनी कॉस्ट करता है। तो पाकिस्तान का एक फ़ौजी जो था वो इस वक़्त भी एज़ वी स्पीक वो दुनिया में उसकी कॉस्ट सबसे कम है, बांग्लादेश से भी कम है। यानी पाकिस्तान आर्मी का जो सोल्जर है, उसकी जो अ, रनिंग कॉस्ट है फॉर द होल ईयर हाँ, इंक्लूडिंग हिज सैलरीज़ एंड एवरीथिंग, वो बांग्लादेश से और इंडिया से कम है। तो जब आप ऐसी सिचुएशन के अंदर हो और आप जो है वो अपना नुकसान को भी ना बता रहे हो, तो ये समझ आती है कि जिन लोगों ने आपके नुकसान को हाइलाइट करना था, जिन लोगों ने अपने वही नुकसान का कॉम्प्रोमाइज़ बताना थे। था, वो सब के सब कॉम्प्रोमाइज़ थे। जो सड़कें एनएचए नेशनल हाईवे अथॉरिटी थी, जो
और जो लोग थे इन्वॉल्व इस पूरी खेल में, उन लोगों ने पाकिस्तान का जो केस है उसको सही तरीके से लड़ा ही नहीं। अगर पाकिस्तान का केस वो सही तरीके से लड़ते तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को वो अमेरिकन जो है वो इतने इररिस्पॉन्सिबल या अनरीजनेबल है कि वो उसको ना मानते। तो जब बेसिकली इन्होंने आपका जो खुद ही जिस्ट केस है, को प्रेजेंट नहीं किया। आपका जो जिस्ट है शायद वो ये है कि हमारे जो हुक्मरान, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें हमारे तमाम बाकी इदारे भी हैं, उनकी जो मेजॉरिटी है उन्होंने अपने जाती मफादात के लिए पाकिस्तान को जो कॉज था उसको कॉम्प्रोमाइज किया, और पाकिस्तान के जो मफादात थे उनके ऊपर समझौता करते हुए बिल्कुल उनको पसे पुश डाल दिया और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान कर दिया। देखिए बात यह है कि जो फौज है, जो फौज को बैकअप चाहिए होता है एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, एक पॉलिटिकल जो सेटअप होता है उसका बैकअप चाहिए होता है। जैसे अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले लास्ट वीक टर्किश पार्लियामेंट ने मंजूरी दी कि जी टर्किश फोर्सेस जो हैं वो अजरबैजान ने जो इलाका आज़ाद करवाया नगोर्नो काराबाख में, वहाँ पे पीस कीपिंग ऑपरेशन में जा सकती। तो एक मिलिट्री को एक पॉलिटिकल बैकअप मिल गया। इसी तरह रशियन पार्लियामेंट ने भी अभी करारदाद पास की कि जी हमारी फौज जो है वो जा सकती है। तो जब जब हम जरदारी रजीम को देखते हैं, उनका जो रवैया था वो ये था कि उस वक्त मैंने भी लिखा था इस पे कि जो अमेरिकन पॉलिसी थी वो पाकिस्तान को, और इंडियन पॉलिसी थी वो ये थी कि पाकिस्तान को सैंडविच किया जाए, कि प्रो इंडिया गवर्नमेंट इन पाकिस्तान एंड एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट थी वो यूसुफ रजा गिलानी, जब मुंबई अटैक्स हुए तो यूसुफ रजा गिलानी आईएसआई चीफ को कह रहा था कि आप मुंबई जाएं, आप दिल्ली जाएं, आप उनसे भैया आईएसआई चीफ का क्या ताल्लुक है, वो कोई पुलिस अफसर है, एसएचओ है वो, जिसको आप उधर भेज रहे हैं दुश्मन मुल्क के अंदर। यही चीज मुशर्रफ के लिए नवाज शरीफ ने की थी कि जी मुशर्रफ का जहाज लैंड नहीं होने देना, उसके जहाज को आप इंडिया ले जाएं। तो अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जिसको इंडिया ब्लेम करता है कारगिल ऑपरेशन करने में, हाँ उसको, अगर हाँ। उसका जहाज जो है वो इंडिया में लैंड कर जाता है और इंडिया जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है जी, तो आपका क्या, आपके इसका मतलब है कि जो क्या आपकी राय है? पॉलिटिकल एलीट है वो फौज के साथ नहीं खड़ी थी, वो बैकअप नहीं दे रही थी जो फौज को चाहिए था ठीक है। उसको। तो जनरल अच्छा, कियानी इसमें, ने हाँ, गो अहेड, गो अहेड। जनरल कियानी ने अपने तौर पे, आई मस्ट गिव हिम दिस क्रेडिट, कि इस क्राइसिस में अपने कार्ड्स जो थे ही प्लेड वेरी वेल, और उसने उस जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि केप्ट हिज पाउडर ड्राई, कि उसने पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस को कदम नहीं रखने दिया। वो ड्रोन्स का जो मामला था वो उनको दी हुई थी इजाजत, उनको वहां से शमसियर बेस से ऑपरेट करने की, और सीआईए के ब्लैक क्वार्टर्स और ये हुसैन हक्कानी जिनको वीजे दे रहा था, वो तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट कर रही थी, वो तो आर्मी नहीं कर रही थी। उनसे बियॉन्ड ऊपर ऊपर ही वो उनको वीजे इशू, जब उन्होंने चलें, वॉशिंगटन में ये बंद कर ये दिए वीजे देने तो इन्होंने तो ये करना ये चालू किया। ये जो जनरल कियानी साहब के बारे में जो आपकी ओपिनियन है उस पर मैं आपसे एग्री नहीं करता डॉक्टर शाहिद, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से कॉम्प्रोमाइजेस किए गए उसमें। ये एबटाबाद ऑपरेशन के अंदर भी कॉम्प्रोमाइजेस किए गए, उसके बाद भी कॉम्प्रोमाइजेस किए गए, फिर क्विड प्रो को हुआ, उनकी एक्सटेंशन भी आपकी इसी जुमरे में आती है। ये सारी चीजें जो होती रही हैं, मैं उसकी जस्ट लीव इट असाइड। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो उसामा बिन लादेन, मैं उसके ऊपर जरा फोकस रहना चाहता हूँ, क्योंकि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो है ये तो खुद इन्होंने खुद क्रिएट किया था, अमरीकियों ने और दूसरों ने मिलके। तो फिर ये सारे सारे मामलात जो हैं उसको हम किस नजर से देखें कि खुद क्रिएट किया इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, वॉर ऑन टेरर का सारा एक फसाड क्रिएट किया, और फिर उसामा बिन लादेन जैसे लोग जो थे उनको पहले खुद उनको प्रमोट किया, कल्टीवेट किया, और फिर उनके खिलाफ हो गए, इंक्लूडिंग सद्दाम हुसैन, सारे जो लोग थे। उसको आप किस तरह देख रहे देखिए बात ये है कि जब तक आप अपना खुद नैरेटिव नहीं देंगे कि हम आपके साथी थे। अब जनरल मुशर्रफ का जो रोल था इस पूरे खेल में 2002 से लेके 2008 तक, ये 6 साल तो जनरल मुशर्रफ रहे ना, आर्मी चीफ भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे, ये सारी पॉलिसीज तो उसकी चल रही थी। जनरल क्यानी की जो पॉलिसी थी वो तो कंटिन्यूएशन थी उसके अंदर। जनरल क्यानी ने जो कुछ किया उस वक्त के मुताबिक, कि उसको नजर आ रहा है कि मेरा प्रेसिडेंट जो है वो पहले मिला हुआ है अमेरिका के साथ, और पहले उनके साथ वो इंडिया की जो पॉलिसी, आपको पता है कि जब ये इंडियंस ने जो है वो
मुंबई अटैक्स हुए तो उस वक्त अमेरिकनों ने इसको आसिफ जरदारी को कहा कि भाई अगर इंडियंस पाकिस्तान पे कोई हमला करेंगे इन रिटेलिएशन आज़ाद कश्मीर में तो आपने कोई जवाब नहीं देना है। तो इस पे जनरल क्यानी ने रिफ्यूज कर दिया था। उसने कहा कि हमारे आपके साथ ताल्लुकात डिफरेंट है, लेकिन अगर इंडियंस हमारा एरिया क्रॉस करेंगे तो विल शूट देम। और उन्होंने बकायदा इंडियन जेट्स की लॉक हुई हुई तस्वीरें दिखाई थी उस जनरल को जो सेंट्रल कमांड का विजिट कर रहा था जीएचक्यू से। मैं इसे मतलब चूंकि अवेयर हूं तो मैं इस वजह से आपके साथ शेयर। मैं बात ये करता हूँ कि एक इंडिविजुअल जो है, जनरल ख्याली अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता ना, उसको एक पॉलिटिकल बैकअप चाहिए। अब अगर प्रेसिडेंट से वो ऑर्डर करवा के ले आए और वो कहे, कोई जनरल आके कहे योर प्रेसिडेंट इज अग्रीइंग विद इट, और जनरल कहे मैं नहीं मानता इस बात को, तो ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है किसी भी सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर कि इन्होंने यानी जरदारी साहब ने आईएसआई को रहमान मलिक के अंडर में करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये हाँ, जो तो लोग उधर कर रहे उधर फिर थे, जनरल क्यानी, उधर देखे ना, उधर जनरल क्यानी पुट हिज फुट डाउन, तो बाकी जगहों पे मैं भी वही कह रहा हूँ ना पुट हिज फुट कि डाउन। यू चूज विच बैटल टू फाइट एंड यू चूज विच विच बॉल टू वेल लेफ्ट, किस चीज को आप वेल लेफ्ट कर देते हैं और किस चीज को आप यू पुट योर फुट डाउन। तो जो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो फौज है उसके लोग उस तरह के, वो कोई कौन आर्टिस्ट नहीं है सारी उम्र वो पढ़ पढ़ के उनका दिमाग जो है ना वो फौज के हर वक्त वो चीजों, ये जो जरदारी टाइप जो नवाज शरीफ टाइप जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड से जो लोग आए हैं, इनको फौजी बंदा जेंटलमैन टाइप ये इनको डील नहीं कर सकते। इनको डील करने के लिए आपको, वो कहते हैं टू कैच ए थीफ यू थिंक लाइक ए थीफ। ये बड़े जेंटलमैन तरीके से जरदारी को डील करते रहे, नवाज शरीफ को डील करते रहे, बेनजीर को डील करते रहे। हम यहाँ पे लंदन में बैठ के हमें पता होता है कि आपके प्रेसिडेंट की क्या हैसियत है, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की क्या हैसियत है, उसको किस ग्रेड का हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट का अफसर जो है वो डील करता है। डील अब करते एक हैं, ठीक। 18वें 19वें ग्रेड का एक अफसर जो है वो पूरे पाकिस्तान को जो है वो डील कर रहा है। यानी मार्कलाल ग्रांट जो था वो जो डील हो रही थी एनआरओ की, उसको वो चला रहे थे जो सफीर थे पाकिस्तान के अंदर, जनरल लायल के वो पोते हैं। तो वो उसको डील, अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि आपकी जो वैल्यू है वो हमारी ब्रिटानिया के स्टेब्लिशमेंट के नजर में एक 19वें ग्रेड के अफसर से ज्यादा नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन के अंदर एक प्रोफेशनल सोल्जर हो जिसने सारी उम्र पूरी दुनिया में कोर्सेज किए हुए हो, 35-36 साल उसने लगाए हुए हो, तो वो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इस तरह के जो ये जो क्रिमिनल माइंड लोग ट्रिक्स करते हैं और कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, वो डील उन उनको चीजों उनको को वो डील नहीं करना समझ मुश्किल हो सकते। जाता है। ठीक है, अच्छा, देखिए दो शायद चीजें हैं आखिर में थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि लंदन ही की खबर है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट है उसके लिए दो चीजें करने की है, उनको या तो हम्म, खड़ा होना आता है या वो लेट जाते हैं। तो खड़े होने और लेटने के दरमियान की एक पोजीशन होती है उसको कहते हैं बैठना। तो दे हम्म, नीड टू लर्न सिट डाउन, कि हम्म, किसी चीज में आप बैठ के कैसे बात करते हैं। अगर कोई क्राइसिस आ गया है तो या तो आप लंबे लेट जाते हैं ठीक। या आप बिल्कुल हम्म, खड़े हो जाते हैं। तो हाँ, आपको अब जो मौजूदा सिचुएशन है दरमियानी उसमें रास्ता मैं भी है। हम्म, फाइनली एक बात कहूंगा, वो ये है कि पाकिस्तान अब का जो 2020 का जो पाकिस्तान है उसकी एक इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है। और हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस चीज को क्लैरिफाई करना है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, चीन हमारा दोस्त है, फ्रांस रशिया हमारा दोस्त है, बर्तानिया, ये सब यूरोपियन यूनियन, हमें इन सब के साथ ताल्लुकात बना के रखने चाहिए। अब अगर अब और यही सबसे बड़ा हमारी चैलेंज। हमारी जो सोच है वो ये है कि चीन हमारा दोस्त है तो सारा कुछ चीन पे डाल दें, तो जो कुछ करना है चीन ने करना है, हमने नहीं कुछ करना। ये जो सोच है हमारी जो स्टेब्लिशमेंट है कि वो खुद कुछ करने के बजाय जी चीन हमें डिफेंड करेगा सिक्योरिटी काउंसिल में, हम्म, चीन हमें यूएन में प्रोटेक्ट करेगा, चीन हमें एफएटीएफ में करेगा, भाई तुम क्या कर रहे हो, हाँ, तुम्हारा क्या रोल। तो अब हमने पहले हम अमेरिका के जी अमेरिका हमारा यार है, कोई कभी किसी का यार नहीं होता, ये पॉलिटिकल हम्म, इंटरेस्ट होते हैं, जियो ये इंटरेस्ट पॉलिटिकल होता इंटरेस्ट होते हैं है। ठीक उसमें बात, आपने। ठीक बात। तो जब अब अच्छा, हमें फैसला करना, अमेरिका हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे उसके साथ मिलिट्री के सिविलियन लेवल पे हमारे स्टूडेंट्स ट्रेड जाते हैं के पढ़ने के लिए, हमें टेक्नोलॉजी की ट्रेड बहुत जरूरत बड़ा है। हमें अपनी पॉलिसी को बैलेंस करना है। लेकिन हुआ क्या है, फाइनली बात करूंगा इस बार, कि हमारी जो एलीट है उसने वो पूरी की पूरी अमेरिका के आगे लंबी लेटी हुई है, वो बिके हुए हैं हम्म, सारे लोग। ठीक है जी। जबकि जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, हमें उन्होंने ये सबक पढ़ाया हुआ है कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, भाई अगर हम अमेरिका को हर वक्त गालियां निकालते हैं, लेकिन जो बड़े हैं जिनके बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, जिनके फ्लैट्स हैं, जिनके अपार्टमेंट्स हैं, जिनके बिजनेसेस हैं वहां पे, वो तो अमेरिका को कुछ नहीं कहते।
अगर इन एलीट में से कोई एक बंदा भी अमेरिका के खिलाफ बात करता है तो वो उसका वीजा कैंसिल कर। हम्म, तो इस ठीक। चीज में क्लैरिटी पैदा करनी है कि आपने हमें तो ये इस झंडे के पीछे लगाया हुआ है। पूरी जो मेरे और आप जैसे जो लोग पेट्रियोटिक जर्नलिस्ट हैं या पेट्रियोटिक सोल्जर्स हैं जो लड़ रहे हैं वहां पे, कि भाई हम्म, अमेरिका हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अच्छा जी, मान लिया, तो फिर हम्म, आपका तो दुश्मन नहीं है वो सिर्फ हमारा दुश्मन है। आपका दोस्त क्यों है वो? ठीक। नवाज शरीफ ठीक। का क्यों दोस्त है? अच्छा, अच्छा, जरदारी का अच्छा, क्यों जरा दोस्त है? बेनजीर का अब क्यों जरा दोस्त है? शायद आपके लंदन से ही खबर आई है, अफसोसनाक खबर है, नवाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अफसोस का इजहार करते हैं। क्या होने जा रहा है नवाज शरीफ को? तो अभी से ही उन्होंने एक तो यह है कि उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर फौरी तौर पर तनकीद किया कि हमें इतला क्यों नहीं दी गई। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या इमरान खान के फराइज मनसबी में ये भी आता है कि वो इतला भी दें किसी की फौतगी की। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ की क्या इतला है, वो वापस जाएगा? वालिद साहब का भी जनाजा मिस किया था उन्होंने, और उनको भी तो तदफीन उनकी नहीं की थी। तो अब इनकी वालदा की दफा जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए, बात यह है, हमें हमें भी बहुत अफसोस है अगर कोई दुनिया से चला जाए। हमारे लिए भी जो है वो एक काबिल एहतराम शख्सियत थी, और हम भी अफसोस का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला उनको मगफरत फरमाए। आमीन। लेकिन जहाँ तक नवाज शरीफ एंड कंपनी का ताल्लुक है, जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को मुकम्मल इजाज़त दी थी कि आप आके अपने वालिद साहब के जनाजे में शरीक हो सकते हैं। जबकि नवाज शरीफ साहब नहीं आए थे। इस वक्त भी रोज 3 फ्लाइटें तो ब्रिटिश एयरवेज की जाती हैं हर हफ्ते। नवाज हाँ। शरीफ अगर जाना चाहें तो वो बॉडी के साथ जा सकते हैं। उनके साथ कोई उनके पास उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनको किसी ने मना नहीं किया कि आप पाकिस्तान आए। जहाँ तक वो उनकी जो बेटी का जो ताल्लुक है, वो उसके बारे में कोई बात करना तो बिल्कुल एक फजूल बात है। उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल करियर है, ना कोई उसका कोई पॉलिटिकल क्रेडेंशियल है, सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। तो ये आपका एक फैमिली मैटर है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? आप अपने हाँ। ही स्टूडियो, अपने ही जलसे से आप सोशल मीडिया पे लाइव ब्रॉडकास्ट दे रहे हैं, तो आप ये कह हाँ। रहे हैं कि इमरान खान आपको फोन करके बताया कि आपके कि जो है वो इंतकाल हो गया, आपके 10,000 सोर्सेज मौजूद होते हैं। मेरे ख्याल से ये इसमें भी पॉलिटिक्स करते हैं। ये हम्म, लोग किसी भी एक्सट्रीम पे जा सकते हैं। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि मरना तो सब नहीं है। लेकिन मैं हाँ। जो मॉडल टाउन में जो लोग 14 लोगों को इन्होंने मारा और 100 लोगों को इन्होंने गोलियां मारी, उनका भी जो खून है वो बरहक है। उसका भी हम्म, जवाब इनको देना पड़ेगा। ये कोई बात नहीं है कि अगर अमीर आदमी का बंदा मर जाए तो सारे के सारे लाइन लगा के खड़े करते हैं। तो गरीब हाँ। आदमी का कोई मर जाए तो उस पर हमारे आर्मी चीफ भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं, हमारे जनाब सदर भी कर रहे हाँ। हैं। लेकिन आर्मी चीफ साहब को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि मॉडल टाउन के जो लोग 14 लोगों को इन्होंने मुंह में गोलियां मारी हैं। तो आर्मी चीफ हाँ, साहब, उनके मेरे साथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पर्सनल लेवल पे हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज आप उन 14 लोगों को तो इंसाफ दिलाएं जो दिन दहाड़े नवाज शरीफ के भाई और इसकी रजीम ने उनको कत्ल हाँ। किया और 100 लोगों को जख्मी किया। तो मैं ये समझता हूँ कि आप उस लीट में शामिल ना हो, आप गरीब लोगों की भी बात सुने। उसकी एफआईआर जनरल राहिल शरीफ ने दर्ज करवाई थी। तो मैं हाँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मॉडल टाउन के जो लोग हैं, वो शोधा हैं, उनको तो इंसाफ दे। जस्ट बिकॉज के वो गरीब लोग हैं, अभी भी जो पुलिस के अफसर हैं उनका अदालतों में उनका मजाक उड़ाते हैं। उनको उनको फत्तियां कसते हैं अदालतों के अंदर जब वो जाते हैं अपने केस की हेयरिंग में। यानी ये हाँ। हालत हो गई है कि पाकिस्तान जो है वो क्या सिर्फ अमीरों के लिए बना है? गरीब लोगों की तो वहां पे कोई लेकिन जगह लेकिन नहीं है। शायद ये फिर, अगर ये नहीं जा सकते और नहीं जाते, तो कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है कि वालिद का जब तदफीन थी वो भी इन्होंने मिस की, नहीं जा सके, नहीं गए बल्कि। और वालदा को भी अगर इसी तरह तदफीन उनकी हो जाती है, तो ये फिर किस, वो सारा पैसा, वो सारा तुर्रम खान जो बनते हैं ये, वो सारा किधर जाएगा? क्या उसका फायदा क्या है अगर वालदैन की खिदमत नहीं कोई कर सका वालदैन को? अब हमारी तो ख्वाहिश होती है कि मुसलमानों की, कि हम अपने वालदैन को अपने कंधों पे उठा के उनको उनकी तदफीन करके आए। ये भी एक हमारे लिए एक एजाज की बात होती है। तो इस एजाज मैं से भी ये आपको एक महरूम बात हो जाए। बताता हूँ। आपने भी शायद जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तो हमें एक कहानी उसमें पढ़ा करते थे कि उसमें एक डाकू था। तो उसकी माँ के पास वो गया, उसको सजाए मौत हो गई। उसने कहा कि मैं अपनी माँ से आखिरी बात करना चाहता हूँ। तो हाँ। उसने कहा मैं आपकी माँ के कान में बात करूंगा। तो उसने अपनी जब बात की तो अपनी माँ का कान काट लिया उसने। तो काट उसने लिया। पूछा कि ये तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा जब मैंने पहला अंडा चोरी किया था, तो अगर तू मुझे उस वक्त रोक देती तो आज हाँ। मैं इतना बड़ा डाकू ना बनता। तो ये बात तो हमें ये स्कूल में, हम अब तो नहीं पता कि वो पाकिस्तान में क्या पढ़ाते हैं। जब हम स्कूल हाँ। में थे तो हमें ये कहानी स्कूल में उर्दू में पढ़ाई जाती थी कि उस बेटे ने अपनी माँ को ये कहा कि जब मैंने पहली चोरी हाँ। की थी,
अगर तुम मुझे रोक देती उस वक्त, तो मैं आज इतना बड़ा डाकू ना बनता और मुझे सजाए मौत ना हो रही हो। तो हमें भी इस बारे में, हमें भी नेशन बिल्डिंग करनी चाहिए, पाकिस्तान की मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग करनी चाहिए। और मैं अपनी बहनों, वालदैन, जो हमारी बुजुर्ग खवातीन मौजूद हैं, हमारी बहनें बेटियां जो मौजूद हैं, उनको भी चाहिए कि वो, अगर उनके घर में कोई करप्शन का पैसा आ रहा है, तो वो भी अपने भाइयों को, अपने हाँ, जो पूछते हैं हस्बैंड्स उनसे। हैं, अपने जो भाई हैं, बेटे हैं, उनको भी मना करें कि ये जो तुम हम्म, हराम का पैसा ला रहे हो। ये सबसे बड़ी मिसाल तुम्हारे सामने है कि नवाज शरीफ की जब बीवी फौत हुई, यानी हसन नवाज, हुसैन नवाज अपनी माँ की तदफीन में नहीं जा सके, हाँ, उनके लिए कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन और अब जो है वो नवाज शरीफ जो है इतनी दौलत होने के बावजूद अपनी माँ की तदफीन में नहीं जा रहा। जब उसके वालिद साहब फौत हुए, उसमें भी वो शरीक नहीं हो सका। तो इतनी दौलत का, हाँ, इतनी कमाई का आपने क्या करना है? सारा कुछ कैरेक्टरलेस। इस दुनिया में जो चले गए हैं वो भी छोड़ गए हैं। और हाँ, जो जो हम जैसे लोग अभी बचे हुए हैं, हमें, हम जब हम जाएंगे तो हम भी अपने साथ थोड़ी लेके जाएंगे। लेकिन अल्लाह इसमें ताला जो हिदायत सबक है दे। वो यही है कि जब आपने पहली चोरी की और अगर आपको उस वक्त रोक दिया जाता, जो आपके नसीब में लिखा है, मुसलमान होने की हैसियत से हम तो ये समझते हैं कि जो हाँ, आपके नसीब में वो तो लिखा है मिल ही जाता। उसको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने हराम की कमाई अपने बच्चों को खिलाई और खुद खाई, तो आपके हज, उम्रे और ये सारी चीजें, हाँ, क्या इसका फायदा। कोई जो बिल्कुल है ना, ठीक। कोई वैल्यू नहीं है। बहुत मॉरल बहुत कैरेक्टर शुक्रिया। शायद बिल्डिंग इज। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको, और इस मुल्क के जो हुक्मरान है उनको भी हिदायत दे। और जिस तरह आप कह रहे थे कि उनको खड़ा और लेटना जो है उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर भी अमल करने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.